हाल में पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इस ब्लॉक को एक रणनीतिक और रक्षात्मक हथियार यानी डिफेंस अलायंस की तरह पेश करना शुरू किया, जिसके कारण इसे इस्लामिक नेटो कहा जाता है, जैसे यूरोपियन यूनियन का नेटो है। बांग्लादेश के सामने अब असली सवाल यह नहीं है कि भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ जाना है या नहीं जाना है, बल्कि सवाल बांग्लादेश के सामने यह है कि बांग्लादेश के राष्ट्र हित के लिए यह कितना फायदेमंद है। अगर इससे रक्षा क्षमता बढ़ती है, निवेश मिलता है, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है, व्यापार बढ़ता है, तो ढाका के पास इसे देखने की वजह है। तो बांग्लादेश 3 अलग अलग ताकतों के साथ जुड़कर अपने लिए एक नया रणनीतिक विकल्प बना सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। अगर बांग्लादेश उसी रक्षा ढांचे में आता है जो बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता में आने के बाद ढाका के विदेश नीति के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने रक्षा गठबंधन, जिसे बोलचाल में इस्लामिक नेटो या मक्का समझौता कहा जाता है, उसमें शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की है, अपनी मजबूत प्रबल इच्छा जाहिर की है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के साथ जारी तनातनी के बीच क्या तारिक रहमान सरकार ऐसे किसी सैन्य या सुरक्षा ब्लॉक में शामिल होकर कुछ हासिल कर पाएगी? क्या ढाका को पाकिस्तान और तुर्की के साथ यह सुरक्षा गैंग बनाने से कोई वास्तविक फायदा मिलेगा, या फिर यह सिर्फ भारत पर दबाव बनाने की एक बेअसर कूटनीतिक चाल है? इस फैसले पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या सोचना है और भारत सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कड़ा संदेश दिया है, आइए समझते हैं। नमस्कार, सारी दुनिया का वक्त है, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इस्लामिक नेटो आखिर है क्या, जिसका जिक्र अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बार बार हो रहा है। साल 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में 40 से ज्यादा मुस्लिम बहुल्य देशों ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे आधिकारिक तौर पर इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन IMCTC कहा जाता है। इसके 3 सबसे प्रमुख स्तंभ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की है। हाल में पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इस ब्लॉक को एक रणनीतिक और रक्षात्मक हथियार यानी डिफेंस अलायंस की तरह पेश करना शुरू किया, जिसके कारण इसे इस्लामिक नेटो कहा जाता है, जैसे यूरोपियन यूनियन का नेटो है। अब बांग्लादेश की एंट्री की बात क्यों हो रही है इसमें? यहीं से पूरी खबर दिलचस्प हो जाती है। असली खेला यहीं से शुरू होता है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि ढाका मक्का पैक्ट में शामिल होने के विकल्प को अपने राष्ट्रीय हितों और बदलते वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक समीकरणों को ध्यान में रखकर देख रहा है। यहां ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश इसमें शामिल हो गया है, बल्कि बात है हम विकल्प पर विचार कर रहे हैं, यानी दरवाजा बंद नहीं किया, दरवाजा खुला रखा है। और कूटनीति में यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है। लेकिन बांग्लादेश को इससे हासिल क्या होगा, क्या मिल जाएगा? अब इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। अगर बांग्लादेश इस फ्रेमवर्क में शामिल होता है तो आखिर उसे मिलेगा क्या? सबसे पहला फायदा होगा सुरक्षा का नया नेटवर्क बन जाएगा। बांग्लादेश के लिए सिर्फ सैन्य समझौता नहीं, बल्कि एक नया सुरक्षा नेटवर्क हो सकता है। अगर भविष्य में समझौते का दायरा बढ़ता है तो इसमें ज्यादा देश शामिल होते हैं। ढाका को रक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, उनकी आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की खुफिया साझेदारी और सैन्य तकनीक का ज्यादा पहुंच मिल सकती है। पाकिस्तान के पास बड़ा सैन्य अनुभव है, लड़ने का और हारने का भी अनुभव है। तुर्की के पास तेजी से विकसित हो रहा रक्षा उद्योग है, ड्रोन टेक्निक है, और सऊदी अरब के पास पैसा है, आर्थिक संसाधन है, तेल है। तो बांग्लादेश 3 अलग अलग ताकतों के साथ जुड़कर अपने लिए एक नया रणनीतिक विकल्प बना सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। अगर बांग्लादेश उसी रक्षा ढांचे में आता है जिसमें पाकिस्तान पहले से मौजूद है, तो दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संपर्क बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्या यह भारत के खिलाफ गठजोड़ होगा? इसका जवाब अभी सीधे तौर पर हां नहीं है, क्योंकि मक्का पैक्ट को आधिकारिक तौर पर किसी खास देश के खिलाफ बनाया गया गठबंधन नहीं बताया गया है। पाकिस्तान ने भी कहा है कि समझौते का उद्देश्य सामूहिक प्रतिरोध क्षमता मजबूत करना है। इसीलिए बांग्लादेश की संभावित भागीदारी को सीधे भारत के खिलाफ सैन्य गठबंधन कहना अभी जल्दबाजी होगा और यह नासमझी वाली बात होगी। अब तुर्की से रक्षा सहयोग अगर करता है
बांग्लादेश, तो ये उसका तीसरा बड़ा फायदा है। इसमें और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं बांग्लादेश को? आज तुर्की सिर्फ नेटो का सदस्य देश नहीं है, बल्कि उसका रक्षा सहयोग भी तेजी से महत्वपूर्ण हुआ है। ड्रोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे सैन्य सिस्टम तक तुर्की की भूमिका बढ़ी है। अगर बांग्लादेश इस नेटवर्क में आता है तो उसे तुर्की के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का रास्ता मिल सकता है। बांग्लादेश के लिए ये खास इसलिए है क्योंकि वो अपने सैन्य क्षमताओं को आधुनिक, लेटेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। चौथा फायदा है सऊदी अरब से आर्थिक और रणनीतिक फायदा बांग्लादेश को मिलेगा। ये उसको यहां पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है क्योंकि पैसा है सऊदी अरब के पास, ऊर्जा है यानी कच्चा तेल है, और पश्चिम एशिया में बड़ा राजनीतिक प्रभाव भी है। बांग्लादेश के लिए सऊदी अरब पहले से ही महत्वपूर्ण और आर्थिक और श्रम बाजार साझेदार है। अगर रक्षा सहयोग के साथ आर्थिक संबंध भी बढ़ते हैं तो ढाका को निवेश, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग के नए अवसर मिल सकते हैं। यानी बांग्लादेश के लिए सिर्फ बंदूक और मिसाइल की कहानी नहीं है, ये पैसा, व्यापार, ऊर्जा और कूटनीति की कहानी भी यहां पर दिखाई देती है इस्लामिक नेटो में शामिल होना। लेकिन भारत से तनातनी के बीच बांग्लादेश को इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? यही असली सवाल है कि उसको जरूरत क्यों हो रही है। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले कुछ समय से कई मुद्दों पर तनाव रहा है, विशेषकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में होने और उनके प्रत्यर्पण की बांग्लादेशी मांग ने रिश्तों को संवेदनशील बना दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री बांग्लादेश के तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर भी ढाका ने बेहतर राजनीतिक माहौल की जरूरत की बात कही है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आया कि वो आ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर बांग्लादेश पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ अपना संपर्क बढ़ाता है, इस गुट का हिस्सा बनता है, तो उसे उसकी विदेश नीति में विकल्प बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। यानी संदेश शायद ये है, बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी पर निर्भर नहीं रहेगा, लेकिन क्या इससे भारत घिर जाएगा? भाई पाकिस्तान भी उधर है, बांग्लादेश भी है, तुर्की तो है ही पाकिस्तान के बराबर में। जी हाँ, आइए इसका जवाब तलाशते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से समझना होगा। नक्शे पर देखेंगे तो निश्चित रूप से पाकिस्तान पश्चिम में है, बांग्लादेश पूर्व में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ नक्शे से नहीं चलती। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की वास्तव में पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ युद्ध में उतरेंगे? महत्वपूर्ण सवाल है ना। इसका कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं है, ना हाँ है ना ना है, क्योंकि सऊदी अरब के भारत के साथ भी आर्थिक बड़े और रणनीतिक संबंध हैं। तुर्की के भारत के साथ मतभेद जरूर हैं, लेकिन उसके भी अपने आर्थिक हित तो हैं, पैसा तो चाहिए। इसीलिए किसी मुद्दे में शामिल होना और किसी दूसरे देश के खिलाफ वास्तविक युद्ध में उतरना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एक्सपर्ट्स की नज़र में असली फायदा क्या है? विशेषज्ञों के विश्लेषण में एक बात सामने आ रही है कि इस तरह के गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा शायद डिटरेंस, यानी संभावित विरोधी को रोकने की क्षमता बढ़ाना हो सकता है। कि भाई लगे कि 4 आदमी इकट्ठे आ रहे हैं तो मैं अकेला कैसे 4 को तो संभाल लूंगा, 5 को नहीं संभाल पाऊंगा। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं 4 आदमी को तो एक बार को संभाल लूंगा, लेकिन कहने भर की बात होती है। तो देखकर थोड़ा सा लगने लगता है कि शांत रहना ठीक है। तो मक्का पैक्ट को लेकर भी यही तर्क है कि 3 देश अपनी सामूहिक सुरक्षा क्षमता मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इसे सीधे नेटो का दूसरा संस्करण मानना अतिशयोक्ति हो सकता है, क्योंकि नेटो सिर्फ एक कागज पर लिखा वादा नहीं है। नेटो के पास साझा सैन्य ढांचा है, साझा अभ्यास है, कमांड सिस्टम है, जो यूरोपियन यूनियन का नेटो है, दशकों का अनुभव है। मक्का पैक्ट को अभी उस मुकाम तक पहुंचना बाकी है, समय लगेगा। फिर भी बांग्लादेश इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है तो दिखाए। बांग्लादेश शायद ये देख रहा है कि दुनिया अब सिर्फ अमेरिका, चीन या भारत जैसे बड़े देशों के बीच संबंधों तक सीमित नहीं है। छोटे मध्यम देश भी कई अलग अलग शक्ति केंद्रों के साथ रिश्ते बनाकर अपना स्ट्रैटेजिक स्पेस बढ़ाना चाहते हैं। ढाका का संदेश ये हो सकता है कि भाई हम इसमें इच्छा रखते हैं शामिल होने की, कि भारत से रिश्ता भी रहेगा, चीन से भी रिश्ता रहेगा, पश्चिम से भी संबंध बेहतर रहेंगे, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के साथ भी विकल्प खुले रहेंगे। यानी कि मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति के रूप में बांग्लादेश की इस कोशिश को देखा जा सकता है। जल्दी से महत्वपूर्ण बात आखिर में यही कि भारत की प्रतिक्रिया क्या है। जी हां, भारत ने क्या कुछ कहा है। जब बांग्लादेश की मक्का पैक्ट में संभावित भागीदारी के बारे में सवाल पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए। ध्यान दीजिए, भारत ने ना तो कोई धमकी दी, ना इसे तुरंत भारत के खिलाफ गठबंधन घोषित किया, लेकिन नजर रख रहा है भारत। कूटनीति भाषा में यह बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नई दिल्ली निश्चित तौर पर यह देखेगी कि समझौते का वास्तविक दायरा क्या बनता है और बांग्लादेश की भूमिका कितनी बढ़ती है। बांग्लादेश के सामने अब असली सवाल यह नहीं है कि भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ जाना है या नहीं जाना है, बल्कि सवाल बांग्लादेश के सामने यह है कि बांग्लादेश के राष्ट्र हित के लिए यह कितना फायदेमंद है।
अगर इससे रक्षा क्षमता बढ़ती है, निवेश मिलता है, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है, व्यापार बढ़ता है, तो ढाका के पास इसे देखने की वजह है। लेकिन अगर इसका नतीजा भारत के साथ रिश्तों में और तनाव, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, सैन्य टकराव का जोखिम बढ़ना है, तो इसकी कीमत भी बहुत बड़ी हो सकती है। बांग्लादेश को समझना पड़ेगा। अब भारत के लिए भी चिंता की बात ये है क्या? तो इस समझौते में शामिल होना बांग्लादेश की तरफ से चिंता की बात हो सकती है। चिंता ये नहीं है, चिंता ये है कि कहीं दक्षिण एशिया में दो अलग अलग सुरक्षा ब्लॉक बनने ना लगे। एक तरफ भारत अपने पारंपरिक साझेदारों के साथ होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और दूसरे देशों का बढ़ता सुरक्षा नेटवर्क। और अगर इसमें बांग्लादेश भी आता है तो क्षेत्रीय समीकरण निश्चित रूप से और जटिल होगा। लेकिन अभी इसे भारत की घेराबंदी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। तो इस पूरी खबर का निष्कर्ष यही है कि तारिक रहमान की सरकार अगर इस्लामिक नेटो या मक्का समझौते का हिस्सा बनने की इच्छा जता रही है, तो यह दूरदर्शी विदेश नीति से ज्यादा बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का पैंतरा नजर आता है। बांग्लादेश या यूं कहें कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे दूर दराज के देशों के साथ सुरक्षा गुटबाजी करके बांग्लादेश भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन अपनी भौगोलिक और आर्थिक वास्तविकताओं को नहीं बदल सकता। बांग्लादेश की आम जनता को दैनिक जरूरतों और व्यापार भारत से जुड़े हैं, सऊदी अरब या तुर्की के सैन्य समझौतों से नहीं। भारत ने भी अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है कि पड़ोसियों के साथ मजबूत और स्थिर संबंध चाहते हैं। लेकिन अगर कोई पड़ोसी भारत की सुरक्षा सीमाओं के पास विरोधी ताकतों को बढ़ावा देगा तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या बांग्लादेश को भारत से बिगाड़ कर इस्लामिक नेटो का रुख करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।